नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत कुमार समृद्धि आईएएस पटना ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको मैं आपके सामने लेकर गया हूँ, अग्निपथ योजना। इस योजना को लेकर के देश में तमाम विवाद चल रहा है, युवा आक्रोशित है और सड़कों पे है। देश की संसाधनों को क्षति पहुंचाई जा रही है, तमाम चीज़ें हो रही हैं। थोड़ा सा पेशेंसली आप इस पूरे मेरे बातचीत को सुनिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका, 15 से 20 मिनट में मैं आपको ये पूरी जो चीज़ें हैं उसके बारे में आपसे बात करूँगा और एक बेहतर समझ डेवलप करने का प्रयास करूँगा इस पूरे मुद्दे पर कि क्या है और कैसे है और क्यों इसको लेकर के, जैसा कि हमारा आज का लाइन ही है कि अग्निपथ योजना समस्या समाधान। कहाँ पे समस्या है और कहाँ पे इसको समाधान देने की आवश्यकता है ताकि इस देश को बेहतर तरीके से हम आगे बढ़ा सके। अन्यथा देश का जो युवा है वो देश का संसाधन है, राष्ट्र का संसाधन है वो, है ना। हमारे देश में विश्व के सबसे ज़्यादा अगर कार्यशील युवा वर्ग अगर कहीं रहता है तो वो हमारे देश में रहता है, हमारे देश में है। तो इस युवा वर्ग अपने रास्ते से न भटक जाए और इसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो डिस्ट्रक्टिव चीज़ों में ना चली जाए, इसलिए हमें इस चीज़ों पे बातचीत करनी है और इसको हमें ठीक करना है दोस्तों, इसको हमें सही करना है कि हम क्या कर सकते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, हिंसा से किसी भी चीज़ों का आज तक समाधान नहीं हो पाया है। वायलेंस से हम किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। समस्या का समाधान बातचीत हो सकता है, विचार विमर्श हो सकता है, बैठ करके हम आर्ग्यू कर सकते हैं एक दूसरे के साथ तर्कों के आधार पर, ना कि हम जा करके कहीं पर तोड़फोड़ मचाए, हम पत्थर फेंके, हम ट्रेन की पटरियों को जला दें। ये चीज़ शोभनीय नहीं है मेरे मित्रों, दोस्तों। ये मैं इस चीज़ का कभी भी समर्थन नहीं करता हूँ और मैं ना ही चाहूँगा कि देश का युवा इस तरह के मार्ग पर जाए। अगर कोई चीज़ आपको नहीं पसंद है तो हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और इस डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हुए हमारे पास विरोध का एक तरीका है, अहिंसा का मार्ग। हम अहिंसा का मार्ग अपनाएं, देश की संसाधनों को क्षति न पहुंचाए, शांतिपूर्ण तरीके से सरकार की नीतियों की खिलाफत करें जहां पे सरकार की नीति हमें गलत लगती है। दोस्तों, जो सरकारी संपत्तियों को क्षति पहुंचाया जा रहा है वो आपका ही तो है, हमारा ही तो है, हमारे ही और आपके पैसे से तो बना है, हमारे आपके टैक्स के पैसे से बना है। तो हम और आप अपने ही पैसे को, अपनी ही संपत्तियों को बर्बाद कर रहे हैं दोस्त। तो ये नहीं होने देना है। मैं मानता हूं कि जो योजना आई है उस योजना में बहुत सारी कमियां हैं, ठीक है, और उन सभी कमियों पर हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन इस कमी को सुधारा जा सकता है। सरकार को सुधारने का मौका दिया जाए कि अब सुधारे। और देखिए, धीरे धीरे चीज़ों को ठीक किया जा रहा है, जो जो इसमें कमियां हैं, चीज़ें हैं, उसको ठीक करने का काम किया जा रहा है और इसको ठीक किया जाएगा, है ना। तो इस तरह से, और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि आप हताश मत होइए, आप निराश मत होइए। आपकी हताशा और निराशा जो है वो बहुत खराब है, आप ये मत होइए किसी भी परिस्थिति में। और आप जो है वो विरोध करिए। लेकिन जहाँ तक कुछ न्यूज़ जो मुझे सुनने में आ रहा है कि बहुत जगह विद्यार्थी जो हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर ले रहे हैं, प्लीज़ ये सब काम ना करें, कृपया करके ये सब काम ना करें। आपके पीछे आपकी पूरी एक दुनिया है, आपकी माँ है, पिता है, भाई है, बहन है, आपके सपने हैं और आप उसको नहीं भूल सकते हैं। तो समस्या है, समस्या को हम सब मिल के लड़ेंगे, हम मिल के सरकार के साथ निवेदन करेंगे, सरकार के सामने जाएंगे और सरकार से आग्रह करेंगे कि वो ठीक करे। और हम अहिंसात्मक तरीके से, ये गांधी का देश है और गांधी के सिद्धांत पे हम विरोध करेंगे चीज़ों को लेकर के कि जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, उसको पूर्णतः अहिंसात्मक तरीके से जो है उसका विरोध किया जाएगा और सरकार को रुकना पड़ेगा, सरकार को ठीक करना पड़ेगा, सरकार को खामियों को सही करना पड़ेगा। लेकिन इस प्रकार से जो अंधाधुंध जो देश में दंगे टाइप की जो माहौल बनाए जा रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, वो ठीक चीज़ नहीं है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो लॉस है वो हमारी अपनी प्रॉपर्टी का है, हमारा अपना संपत्ति लॉस हो रहा है, हमारी अपनी चीज़ें लॉस हो रही हैं, अपने ही देश की व्यवस्था को कमजोर कर रहे हैं। जब लगभग 200 करोड़ की संपत्ति को नष्ट किया जा चुका है इन दिनों में, तो दोस्तों उनसे बचना है, ये नहीं करना है। मैं कहता हूँ, मैं आपके पक्ष में हूँ, मैं ये मानता हूँ
कि अग्निपथ योजना में कुछ कमियां हैं, कुछ समस्याएं हैं, उसको ठीक किया जाना चाहिए और उस पर स्पष्ट तौर पर विद्यार्थियों के बीच एक खुला मैसेज दिया जाना चाहिए कि हम इसमें ये कर रहे हैं या हम इसको ऐसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका विरोध होना चाहिए, लेकिन विरोध का तरीका जो ये हिंसा है, जो ट्रेनें जलाई जा रही हैं, जो घर पे पत्थर फेंके जा रहे हैं, जो पुलिस ऊपर मारे, वो पुलिस कौन है? आपके ही हमारे घर के तो लोग हैं जो पुलिस में काम कर रहे हैं, आपके हमारे समाज के ही लोग हैं, तो उनको मारना, उन पर पत्थरबाजी करना ये ठीक बात नहीं है। योजना में खामी है, उसका विरोध होना चाहिए और उसका विरोध बिल्कुल ही अहिंसात्मक तरीके से होना चाहिए। दोस्तों, आप पढ़े होंगे, जब भी किसी घटनाक्रम में, जब भी किसी आंदोलन में जब हिंसा होती है तो क्या होता है? सरकार को उसको दबाने का मौका मिल जाता है, सरकार को बल प्रयोग करने का मौका मिल जाता है। सरकार को बल प्रयोग करने का मौका मत दीजिए, शांतिपूर्ण तरीके से अपने विरोध दर्ज कराइए, सरकार के पास अपने नोटिस भेजिए कि सरकार देखे। और मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करूंगा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा कि आप लोग इस मामले को पूरी गंभीरता से देखें और पूरी गंभीरता के साथ जो है आप बिहार के विद्यार्थियों को सुने और समझे। साथ ही मैं उन लोगों को चेताना चाहता हूं, उन लोगों को ये बोलना चाहता हूं जो लोग इन विद्यार्थियों को, इन युवाओं को देशद्रोही कहना चाहते हैं, वो समझ ले कि ये देशद्रोही नहीं है, ये युवाओं को देश से द्रोह नहीं है, और ये देश की सेवा करने का पूरा क्षमता है इनके अंदर, और पूरी देश की क्षमता से, पूरी क्षमता के साथ देश की सेवा करने के लिए ही तो विरोध कर रहे हैं। इनको चाहिए कि भाई इनको अस्थायी नौकरी मिले, जिससे कि ये परमानेंट जॉब दे सके देश को, राष्ट्र को, है ना। तो ये 4 साल की सर्विस को लेकर के जो इनका विरोध प्रदर्शन है, इसका मतलब ये नहीं कि ये देशद्रोही है, ये देशद्रोही बिल्कुल भी नहीं है। ये अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि इनको परमानेंट जॉब मिले, है ना, परमानेंट जॉब के लिए है। साथ ही सरकार जो है इस अग्निपथ योजना के अंतर्गत जो पिछले 2 साल से जो वैकेंसीज नहीं हुई थी, जो भर्तियां नहीं हुई थी सेना में, बाकी सारे काम होते रहे, है ना। चुनाव हुआ देश में, इतनी भीड़ हुई, इतनी रैलियां हुई, है ना, सारी चीज हुआ, लेकिन जो है वो भर्ती नहीं हुआ सेना में। तो युवाओं को इसको लेकर के आक्रोश है उनके मन में कि भाई ये नहीं हुआ। और फिर बीच में जो एग्जाम्स हुए थे, उन एग्जाम्स तक के रिजल्ट्स नहीं निकाले गए और चीजें नहीं हुई, और फिर नए तरीके से अग्निपथ में लोगों की भर्ती करने की जो योजना पे बात हो रही है, इस वजह से युवा मन आक्रोशित है। तो इस युवा मन की आक्रोशन को जो आक्रोशित है, इसको मैं कहना चाहूंगा कि इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाइए, इससे निगेटिव डायरेक्शन में मत जाने दीजिए। आपके अंदर बहुत क्षमता है और कहीं ना कहीं सरकार इस चीज को समझती है, तभी तो कह रही है कि 17 से 21 वर्ष के युवा चाहिए देश की रक्षा के लिए, है ना, जिसके अंदर खून उबाल मार रहा है, जो रंगरूट है, जो अभी अभी युवा हुआ है, जोश है, जज्बा है, जुनून है देश की, राष्ट्र की सेवा के लिए। ये हमारी आर्मी है, हमारे ब्रिगेडियर, ये हमारे देश के जो मेजर्स हैं, वो इस बात को बखूबी जानते हैं। तो इसलिए वो इस एज को फिक्स किए हुए कि इस टाइम में युवा जो है वो काफी बेहतरीन सर्विस दे सकता है और राष्ट्र को मजबूती प्रदान कर सकता है। लेकिन युवा मन में डर है कि 20 साल के बाद जब युवा रिटायर्ड होकर के आएगा तो फिर उसकी जॉब क्या होगी। उसकी इस चिंता को नाकाफी नहीं समझना चाहिए, उसकी इस चिंता पे गौर करना चाहिए कि उसकी चिंताएं क्या हैं, और उस चिंताओं पर सरकार अब कहीं ना कहीं गौर कर रही है। और ये कह रही है जैसे कि रक्षा मंत्रालय और होम मिनिस्ट्री जो है, इन दोनों की कल मीटिंग्स हुए। अभी मैं जब आपका सेशन ले रहा हूँ उस समय तक भी होम मिनिस्टर साहब के यहाँ मीटिंग्स चल रही है। मीटिंग्स के बाद देखते हैं क्या चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं, लेकिन सरकार भी इसको और ज़्यादा सही करने के लिए प्रयासरत है और हम देखेंगे कि उसमें और चीज़ें क्या क्या सरकार कर रही है या कर सकती है। दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं अग्निपथ योजना में बेसिकली क्या है, तो और इसके विरोध के कारण क्या है। पहले ये थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भाई ये जो अग्निपथ योजना है इसमें क्या है। तो देखिए, एक तो ये बात है ना कि कहीं कहीं लोग कह रहे हैं कि ये जो है वो अग्निपथ योजना जो है ये कह रहे हैं कि भाई ये टूर जॉब है ना, कि भाई गवर्नमेंट जो है 4 साल के लिए टूर पर बुला रही है, ठीक है, तो वो टूर जॉब है। लेकिन ये टूर जॉब इसको नहीं कर सकते। हमारी जो आर्मी है वो कह रही है कि ये टूर जॉब नहीं है, ये क्या है, ये शॉर्ट सर्विस है ना, शॉर्ट सर्विस। टूर जॉब अलग कंसेप्ट होता है ना। टूर जब जैसे कि अमेरिका में या इजराइल में या बाकी प्लेस का उदाहरण लिया जा रहा है टूर जॉब के लिए,
तो टूर जॉब जो होता है ना वो एक फिक्स ऑब्जेक्टिव के लिए होता है, जो 1 साल के लिए भी हो सकता है, 1.5 साल के लिए भी हो सकता है, और उसके लिए लेकर के फिर वो टूर खत्म होता है, फिर उससे जो है सो जवान को निकाल दिया जाता है, ठीक है, मतलब उसकी छुट्टी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, शॉर्ट सर्विस है, ठीक है, शॉर्ट सर्विस जॉब दिया जा रहा है। और इसमें आप देखिए कि 17.5 से लेकर के 21 वर्ष के जो आयु के युवा हैं उनके लिए ये है, ठीक है। हालांकि इसमें सरकार ने 2 वर्ष एक्सटेंड कर दिया है, 2 वर्ष एक्सटेंड करके इसको 23 साल कर दिया है, ठीक है। जो पिछले कोविड में 2 साल से जो भर्तियां नहीं आई थी, इस वजह से सरकार ने इसको 2 साल के लिए जो है सो एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। और क्या है कि इसके अलावा जो इसमें मेन मुद्दा ये है कि जब भाई 21 साल या 23 साल के बाद जब युवा रिटायरमेंट हो जाएगा, रिटायर्ड होकर के आएगा, तो फिर उसकी वो बेरोजगार हो जाएगा, है ना। इस पे एक सरकार का तो पहला ये कहना है कि हमारे देश में अभी क्या है कि जो जवान है उनका औसत आयु जो है वो 32 वर्ष है ना, औसत आयु 32 वर्ष है, और उसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है, उसको कम से कम 26 पे लाया जाने का प्रयास किया जा रहा है। तो 26 पे लाए जाने के लिए ये योजना लाई गई है, ठीक है। इसके साथ ही यह योजना जो है आज की योजना नहीं है, जब कारगिल वॉर हो रहा था तो कारगिल जांच समिति ने ही रिकमेंडेशन किया था इस प्रकार की योजनाओं के संदर्भ में, तो इसके लिए जो है सो कार्य जो है सो किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन वही बात है कि भाई फिर जब वहां से जब बच्चा निकल के आएगा तो फिर वो कहाँ जॉब में जाएगा, फिर तो बेरोजगार हो जाएगा। तो इसमें भी आपने देखा कि कल ही होम मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री के यहाँ से तमाम चीजें आई। तो जो हमारा होम मिनिस्ट्री है, जो हमारी होम मिनिस्ट्री है, उसने कहा कि भाई सीएपीएफ के अंतर्गत जो है, सीएपीएफ जो है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जो है, इसके अंदर अग्निवीर के जो जवान हैं उनको 10% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसके अलावा डिफेंस में भी डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह है उनको द्वारा से भी हवाले से न्यूज आया कि डिफेंस के अंतर्गत भी अन्य जो जॉब्स हैं जहां पे तमाम तरह के टेक्निकल काम होते हैं डिफेंस के, उसमें भी 10% का रिजर्वेशन जो है वो दिया जाएगा। ये चीजें कहा जा रहा है, लेकिन मेरा ये कहना है कि इसको अगर लिखित रूप में दे दिया जाए, इसको थोड़ा नोटिफाइड कर दिया जाए, तो ये ज़्यादा फेथफुल होगा स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए। अभी ये अनाउंसमेंट हो रही है, गवर्नमेंट ये सारी चीज़ को अनाउंसमेंट कर रही है, ठीक है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जब युवा 4 साल की जॉब यहाँ पे कर लेगा तो काफ़ी वो बेहतर अनुशासित होगा, ट्रेंड होगा, तो उसको प्राइवेट जी कंपनियां जो हैं वो जल्दी उसको हायर कर लेंगी, उसको अपने यहाँ ले सकती हैं, ठीक है, उसके अनुशासित होने की वजह से। साथ ही जो मैट्रिकुलेशन के बाद जो इसमें ज्वाइन करेंगे उनके लिए जो है वो 12th की डिग्री भी प्रोवाइड कराई जाएगी, डिप्लोमा तक की डिग्री जो है वो गवर्नमेंट इसमें प्रोवाइड कराने तक की बात कर रही है। इसके अलावा जो आपकी 4 साल के जो जॉब्स हैं उसके बाद आप रिटायर्ड होते हैं तो 11 लाख की अप्रॉक्स जो बनी है, जो सरकार कह रही है कि वे हम जब अवेलेबल कराएंगे तो उसके बाद जो युवा है वो आकर के बिजनेस कर सकता है या तमाम तरह की चीज़ों को कर सकता है। साथ ही ये कह रही है कि उसमें से जो हम 25% को परमानेंट रख लेंगे और 75% को हम वापस भेज देंगे, ठीक है। तो 25% को आप रखिएगा और 75 को भेज दीजिएगा। तो अभी इस बात पे भी समस्या है कि उन 25% में किस तरह के लोगों को रखिएगा। 25% जो लोग सरकार रखने वाली है वो 25% कैसे लोगों को रखेगी, तो इस बात को भी लेकर के युवा मन में दिक्कत है, समस्याएं हैं कि उससे हो सकता है कि भ्रष्टाचार बढ़ जाए, चीजें हो जाए, क्योंकि कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया अभी तक नहीं बताया गया है कि वो 25% लोग कौन से होंगे, ठीक है, और 75% तो बाहर आ जाएंगे और फिर जो है सो बाकी लोगों को मौका मिलेगा सेना में जाने के लिए, है ना। इसके साथ अभी एक और चीज समस्या है कि क्या अब परमानेंट जो है वो सेना में इसी योजना से बहाली होगी, अब परमानेंट सर्विस नहीं होगी सेना में, है ना। तो इस तरह की जो मन की बातें हैं, जो समस्याएं हैं, तो देखिए ये तरह की समस्या को बातचीत से ही हल किया जा सकता है। इसके लिए हिंसा रास्ता नहीं है दोस्तों, हिंसा पे मत जाइए, हिंसा पे मत जाइए, क्योंकि हिंसा पे जाइएगा दुख आपको ही होगा, कष्ट आपको, या सरकार तो सेफली बैठी हुई है ना, आपको दिक्कत होगा, आपको कष्ट होगा, और आपके घर में आपकी पूरी सपने हैं, आपके माता पिता है, भाई बंधु है, तो ये सारी चीज़ों को आपको ख्याल रखना चाहिए दोस्तों। तो इसका ख्याल रखें और इस सब चीज मतलब हिंसा ना करें, अपना विरोध दर्ज कराएं लेकिन हिंसा ना करें। हिंसा कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और आप देख रहे हैं ये देश की जो इतनी संपत्ति को जो क्षति पहुंची है, आपको क्या लगता है ये सारी लॉसेस कहाँ से पूरे किए जाएंगे? आपसे पूरे किए जाएंगे, हमारे आप पे टैक्स इंपोज किए जाएंगे, हमसे आपसे वो पैसे लिए जाएंगे, और हमारे और आपके पैसे से ही ये सारे चीज हुआ है, तो फिर अपनी ही संपत्ति को क्यों लॉस करना?
और अगर हम राष्ट्र प्रेम की भावना से प्रेरित है तो फिर राष्ट्र को कैसे चोट पहुंचा सकते हैं दोस्तों? राष्ट्र को चोट नहीं पहुंचाना है। हम सरकार की नीतियों से सहमत या असहमत हो सकते हैं, तो हमें उस असहमति पर बात करनी है और अपनी असहमति भी दर्ज करानी है, लेकिन हिंसात्मक तरीके से नहीं, हिंसा करके नहीं, क्योंकि हिंसा करेंगे तो अपना ही चीजें खराब होंगी दोस्तों, और इससे आपको ही लॉस होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, इससे सिर्फ और सिर्फ आपका लॉस है। हिंसा में ना तो पार्टिसिपेट करे, ना ही किसी को हिंसा में जाने के लिए अभिप्रेरित करे, ना ही और कोई आदमी इसका गलत फायदा ना उठाए। बहुत बार ऐसा होता है कि असामाजिक तत्व के लोग जो होते हैं वो इन सभी चीजों को अपने लिए अवसर के रूप में देखते हैं और इसको और भड़काते हैं, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जहां पे समस्या है वो बातचीत से ही सॉल्व हो सकता है। गवर्नमेंट पर दबाव बनाया जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट पर दबाव बनाने का तरीका एक डेमोक्रेटिक देश में हिंसा नहीं है, वायलेंस नहीं, क्योंकि बोलने की आजादी है हमें। तो जब हमें बोलने की आजादी है तो फिर हम हिंसा क्यों करें? फिर हम पत्थर क्यों फेंकें? फिर हम ट्रेनों को क्यों जलाएं? फिर हम बोलेंगे ना, और हम शांतिपूर्ण तरीके से हम रोड मार्च करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से हम बैठ के सरकार के खिलाफ अनशन कर सकते हैं, भूख हड़ताल कर सकते हैं, ये सारी रास्तों को अख्तियार कर सकते हैं। लेकिन पब्लिक जो प्रॉपर्टी है उसको क्षति पहुंचाना ये ठीक बात नहीं है, ये नहीं होना चाहिए दोस्तों। इस पे जो है सो कंट्रोल करना है। चलिए थोड़ा सा हम लोग जो है ये अस्थायी सैनिक और अग्निवीर में क्या भिन्नता है वो थोड़ा सा मैं आपको देख लेता हूँ, समझा देता हूँ। देखिए क्या है कि अस्थायी सैनिक जो परमानेंट जो सैनिक है और अग्निवीर जो कि अग्निपथ योजना के तहत जो है सो लिए जाएंगे। तो इसमें जो सरकार का कहना है कि जो अस्थायी सैनिक होते हैं उनका जो स्टार्टिंग जो ज्वाइनिंग के बाद जो सैलरी होती है वो 25,000 होती है, ठीक है, जो हैंड में 21,700 के हिसाब से आती है, ठीक है, पर मंथ। और इधर देखिए 30,000 रुपए का जो प्रारंभिक फर्स्ट ईयर जो होगा वो 30,000 की सैलरी होगी इनकी अग्निवीरों की, और 21,000 जो है वो हाथ में आएगा, ठीक है। और चौथे साल तक इनकी जो सैलरी है वो 40,000 के अप्रॉक्स हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे भी जो है ना सैलरीज बढ़ के 40-45 तक हो जाती है, ठीक है, कुछ महीनों मतलब कुछ सालों के बाद। फिर यहाँ पे देखिए अस्थायी सैनिकों का कार्यकाल लगभग 19 साल का होता है, ठीक है, और अग्निवीर का लगभग क्या फिक्स है कि 4 साल का इनका कार्यकाल होगा। यहाँ पर देखिए इनकी ट्रेनिंग जो होती है, अस्थायी सैनिकों की ट्रेनिंग 11 महीने की होती है और अग्निवीरों की ट्रेनिंग 6 महीने की होती है। अब देखिए इस पर भी बात है कि भाई ये आप 6 महीने की ट्रेनिंग में ऐसी कौन सी ट्रेनिंग दे देंगे? इसमें कुछ रक्षा विशेषज्ञों का भी कहना है कि इसमें 6 महीने की ट्रेनिंग में आप कितना बेहतरीन ट्रेंड कर देंगे कि वो हर तरह का हथियार और चीज चलाने के काबिल हो जाएगा। तो इसमें गवर्नमेंट का कहना है कि हम अभी के जो बच्चे आ रहे हैं, अभी के जो बच्चे हैं वो पहले के बच्चों की तुलना में टेक्निकली ज्यादा अवेयर है, तो हम उनको ज्यादा जल्दी ट्रेंड कर पाएंगे, ये सरकार का कहना है। इसके अलावा पेंशन की बात करें तो देखिए पेंशन जो है अस्थायी सैनिकों को हमेशा पेंशन मिलती है, लेकिन अग्निवीरों को पेंशन नहीं मिलेगी। दोस्तों अगर मैं आप बोलूं तो मेन मुद्दा अगर कुछ है ना इस पूरे गेम के पीछे की अगर सबसे बड़ी कहानी कोई है तो वो सबसे बड़ी कहानी क्या है? तो वो सबसे बड़ी जो कहानी है वो कहानी है अभी पेंशन की कहानी, कि पेंशन क्या है और किस प्रकार से है ना। तो पेंशन में आप देखेंगे कि पेंशन की स्थिति क्या है, तो यहाँ पर जो स्थायी सैनिक है उनको तो हमेशा पेंशन मिलेगा, लेकिन अग्निवीरों को पेंशन नहीं मिलेगा, है ना। और ये पेंशन में बहुत ज्यादा सरकार का पैसा खर्चा होता है ना, तो इसलिए सरकार ने पेंशन ही हटा दिया है ना, पेंशन ही खत्म कर दिया है, ठीक है। और ये पेंशन खत्म करके सरकार ने उससे जो पैसा बचेगा उससे हम जो है वो क्या करेंगे, अच्छे अच्छे हथियार और मिसाइल्स मंगाएंगे जिससे कि सेना और ज्यादा मजबूत होगी। इसके पीछे का ये इंटेंशन है। लेकिन इसके साथ बड़ी सरलता के साथ मेरा सरकार से एक जवाब है, गवर्नमेंट से एक सवाल है कि सर आप ये बताइए, प्राइम मिनिस्टर साहब से और हमारे जो अन्य जो मिनिस्टर्स हैं उनसे एक सवाल है बड़ी विनम्रता के साथ कि आप सैनिकों का पेंशन तो रद्द कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं अग्निवीरों का, लेकिन आप जो नेता जी लोग हैं उनको इतना सारा जो लग्जरियस लाइफ मिलता है, इतनी सारी जो उनको पेंशन भत्ता और सुविधाएं मिलती हैं, क्या उसमें कटौती करने पर विचार नहीं हो सकता है? क्या उसको कम करके हम रक्षा बजट को नहीं बढ़ा सकते हैं? उस पर भी विचार किया जाए और उनकी भी चीजों को कम किया जाए, उनके भी सर्विसेज को कम किया जाए। केवल सेना पे क्यों ऐसा काम किया जा रहा है? सेना में ये सब लोग जानता है कि सेना के जवान बनने वाले जो बच्चे होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, वो आम वर्ग के होते हैं, वो किसानों के बेटे होते हैं, मजदूर के बेटे होते हैं। उनका जीवन बहुत संघर्षपूर्ण होता है। सुबह के 4 बजे उठना और उठ करके अपने गाय भैंस को खिला पिला करके दौड़ने जाना,
फिर शाम को दौड़ना और दौड़ करके अपने आप को फिजिकली फिट रखना और साथ में अपने आप को मजबूत बनाकर रखना और घर की समाज की परिवेश और परिस्थितियों की जिम्मेवारी लेकर के चलना भी उनके कंधों पर होता है। और इस बीच वो सेना में भर्ती होने की अपनी तैयारी करता है, चाहे बरसात हो, गर्मी हो, धूप हो, छांव हो, ठंडा हो, कोई भी मौसम हो, वो एक दिन आराम नहीं करता है, वो दौड़ता है ताकि फिजिकली वो फिट रह सके और सेना में भर्ती हो सके। तो यहाँ पर सेना एक जॉब भी है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आप देखेंगे गांव में मैक्सिमम परिवार से बच्चे मिल जाएंगे तो कि सेना में है, तो उनके लिए इकोनॉमी का भी बहुत बड़ा साधन है। देश सेवा के साथ साथ रोजगार का एक बहुत बड़ा विकल्प है। लेकिन उन बच्चों और युवाओं को यह दिख रहा है कि जब 4 साल बाद जब हम पुनः रिटायर्ड होकर के आ जाएंगे तो हमारा भविष्य क्या होगा। सरकार से नम्र निवेदन है कि इस शंका को दूर किया जाए। अगर आप इस शंका को दूर कर देते हैं ना तो इस देश का युवा आताताई नहीं है, इस देश का युवा जो है वो उग्रवादी भी नहीं है, इस देश का युवा शांत प्रिय है, शांत चित्त है और इस राष्ट्र की सेवा के लिए सदैव समर्पित है। तो आप उसके जो शंकाएं हैं उन शंकाओं को खत्म कर दीजिए तो कोई बवाल नहीं होगा, कोई दिक्कतें नहीं होंगी और किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। और मैं फिर युवाओं से निवेदन करता हूं कि कृपया करके आप जो है वो इस तरह के चीजों में पार्टिसिपेट ना करें, हिंसक विरोध ना करें और अपनी मांग करते रहे। और मांग करने का जो शांतिपूर्ण तरीका हमें गांधी जी सिखा करके गए हैं, हमने देखा था कि गांधी जी ने किस प्रकार से विद्रोह किया था, किस प्रकार से विरोध किया था, उन तरीकों पे हम आगे बढ़े तो वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि आज हमारे बीच सब हमारे अपने हैं और हमारे संसाधनों को क्षति पहुंचाएंगे तो इससे हमें ही दुख और हमें ही लॉस होगा। ठीक है, तो मेन मुद्दा पेंशन वाला है कि अब सरकार का बहुत ज़्यादा पैसा बचेगा यहाँ से। ठीक है, और इन पैसों से सरकार क्या करेगी, रक्षा बजट बढ़ाएगी और अपने जो डिफेंस सिस्टम है उसको और ज़्यादा मजबूत करने का प्रयास करेगी। ठीक है, देखिए जो परमानेंट सैनिक है उनको 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस है और जो अग्निवीर है उनको 48 लाख रुपए का इंश्योरेंस है। ठीक है, शहीद होने पर 25 से 45 लाख के अप्रोक्स का इनको पैसा मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे 44 लाख के अप्रोक्स का पैसा जो है सो अग्निवीरों को दिया जाएगा। ठीक है, कैंटीन की सुविधा जो है वो इनको परमानेंट मिलती है, परमानेंट किसको मिलती है तो अस्थायी सैनिकों को परमानेंट मिलेगी। ठीक है, लेकिन जो अग्निवीर है इनको केवल नौकरी के समय कैंटीन की सुविधा अवेलेबल है। चिकित्सा सुविधा जो है ये अस्थायी सैनिकों को परमानेंट मिलेगा और अग्निवीरों को केवल नौकरी तक मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो अग्निवीर जो है हमारे शॉर्ट सर्विस के जो लोग हैं, जो युवा हैं जो शॉर्ट सर्विस के बारे में तैयार नहीं है, इसके लिए वो परमानेंट सर्विस चाह रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट को इसको देखना होगा कि अगर आप इस व्यवस्था को बना करके भी रखना चाहते हैं तो आप किस किस स्तर पर हमारे देश के युवाओं को विश्वास में लेंगे। क्योंकि बिना विश्वास में लिए कोई भी योजना सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। सरकार को देश के युवाओं को, देश के लोगों को विश्वास में लेना चाहिए था। इसका समाधान क्या हो सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जिस प्रकार से विरोध और विद्रोह हो रहा है तो समाधान के लिए कर सकते हैं कि इसको सैनिक में पूरे स्तर पर लागू न करके पहले हम एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको लागू करते और किसी एक सेक्टर में लागू करते और फिर देखते कि इसका क्या बेनिफिट आ रहा है। और वहां से 4 साल बाद जो लोग रिटायर्ड हो रहे हैं वो कैसे जाकर के कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, है ना, उनको जॉब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये थोड़ा हम 1 साल देख लेते, ऑब्जर्व कर लेते, देन उसके बाद जब हम इस प्रकार की पॉलिसी फॉर्म करते तो ये मुझे लगता है कि ज़्यादा जो है सो मतलब बेहतर सिद्ध हो सकता था, ज़्यादा बेहतरीन हो सकता था। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो ध्यान रखना है। और ये मैं पहले भी आपको बोल रहा हूँ, बहुत जगह आप देख रहे हैं कि टूर ऑफ सर्विस है, ये टूर कराया जा रहा है ना, ये सर्विस टूर नहीं है। ठीक है ना, ये आर्मी टूर नहीं है। ठीक है, वो अलग चीज़ होती है। ठीक है, जो कि अन्य देशों में होता है और हालांकि अन्य देशों से तुलना किया जा रहा है इसका लेकर के, और हमारी गवर्नमेंट भी कह रही है कि विदेशों में तो ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट को ये समझना होगा कि वो सारे डेवलप्ड देश हैं, हम डेवलप्ड देश नहीं हैं, हम विकासशील राष्ट्र हैं। हमारे लिए सेना में जाना देश रक्षा के साथ साथ परिवार की आमदनी का एक बहुत बड़ा स्रोत है, तो उसको हम केवल उसके हिसाब से नहीं देख सकते हैं। और यहाँ पे एक इनसिक्योरिटी रहेगी युवाओं के मन में, तो एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक तौर पे वो कुंठा के भी शिकार हो सकते हैं कि 4 साल वो जॉब करेंगे या फिर अपने भविष्य के जॉब के बारे में सोचेंगे। तो इन सभी चीजों के लिए गवर्नमेंट को सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, युवाओं को बताना पड़ेगा कि तुमको 4 साल पूरे तन्मयता के साथ जॉब करना और 4 साल के बाद तुम्हारी जॉब फिर होगी, है ना। जैसे कि यहाँ पे आप CAPF में अन्य चीजों में 10% रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, वैसे आपको अन्य चीजों में करनी पड़ेगी और ये चीज करना पड़ेगा। इसके साथ ही मैं आप सभी से कहूंगा दोस्तों
कि प्लीज आप लोग जो है वो हिंसा को कहीं से भी ना होने दे और ना ही इसको प्रोत्साहित होने दे। और कोई भी युवा, कोई भी आदमी अगर इस तरह की चीज करता है, आप उसको मना करें और ये ना होने दे और शांतिपूर्ण तरीके से सरकार की नीतियों की खिलाफत करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अगर ये सेशन मेरा आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और आप इस पर कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।